एक स्टेज जहाँ सपने सजते हैं, आइडियाज़ बिकते हैं और सेकंड्स के अंदर या तो करोड़ों की रील्स होती है ये सपने बिखर जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं इस ग्लैमरस और थ्रिलिंग दुनिया के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो कंट्रोवर्सीज़, फेलियर और ब्रेक थ्रू से भरी हुई है। जापान के एक छोटे से शो से शुरू हुई ये कहानी कैसे आज ग्लोबल सक्सेस का फिनोमिना बन गई। और इंडिया, एक ऐसा देश जहाँ सपने बड़े होते हैं मगर प्लेटफॉर्म छोटे, कैसे शार्क टैंक इंडिया ने नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए दरवाजे खोले। कैसे ये एक शो कंट्रोवर्सीज़ के बीच भी सपनों का मेला बन गया। शार्क टैंक, जो आज हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है, एक सिंपल बिजनेस शो की तरह शुरू हुआ था, लेकिन आज ये बिजनेस शो कम और इंडियन ड्रामा ज़्यादा बन गया है। अरे ये तो बिल्कुल सास बहू शो लग रहा है यार। शार्क्स जिस स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हर जगह प्रमोट करते हैं, और जब स्टार्टअप का नाम बिक जाता है तो और इन्वेस्टर्स को महंगे दामों में कंपनी के शेयर्स बेचकर दुगना, 3 गुना या 100 गुना प्रॉफिट बनाते हैं। और अगर तो कंपनी चल गई तो प्रॉफिट तो है ही, वरना कंपनी से एग्जिट ले लेते हैं, जिससे खुद का तो प्रॉफिट बन गया मगर बाकी इन्वेस्टर्स और लोगों का नुकसान हो गया। शार्क्स अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पर निगोशिएशन करते हैं या एंटरप्रेन्योर को उनकी राइटफुल वैल्यू नहीं देते, और आपस में झगड़ा तो आपको यहाँ इतना देखने को मिलेगा कि साथ निभाना साथी अभी फेल है इसके सामने। तो चलिए जानते हैं शार्क टैंक की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स आज की इस वीडियो में। शार्क टैंक के सफ़र के पीछे एक ऐसी कहानी है जो न सिर्फ फैसिनेटिंग है बल्कि हर एंटरप्रेन्योर के लिए इंस्पिरेशनल भी है। चलिए समझते हैं शार्क टैंक के एस्टेब्लिशमेंट की कहानी को, जो एक टीवी शो से ज़्यादा एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया है। क्या आपको पता है कि शार्क टैंक की ओरिजिनल इंस्पिरेशन एक जापानीज टीवी शो से आई थी? जी हाँ, शार्क टैंक का असली कॉन्सेप्ट 2001 में जापान के शो से लिया गया था, जिसका नाम था यानी टाइगर्स ऑफ मनी। इस शो का कॉन्सेप्ट सिंपल था। एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडिया को पिच करते थे इन्वेस्टर्स के सामने, जो उन्हें फंडिंग देते थे। ये शो जापान में सुपरहिट रहा और इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके यूके में ड्रैगन्स डेन लॉन्च किया गया। ड्रैगन्स डेन का फॉर्मेट बाकी कंट्रीज़ में भी कॉपी किया गया, पर जब 2009 में ये अमेरिका में आया तब इसका नाम रखा गया शार्क टैंक। पर सिर्फ नाम ही नहीं बदला था, इसका स्केल और प्रेजेंटेशन भी ग्लोबल लेवल का बन गया था। अब बात करते हैं उस विजनरी इंसान की जिसने शार्क टैंक को एक रियलिटी टीवी का स्टार बनाया। उसका नाम है मार्क बर्नेट। मार्क बर्नेट को पता था कि अमेरिका में ड्रैगन्स डेन अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये वहाँ के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था और साथ ही ऐसा शो ऑलरेडी यूके और जापान में बन चुका था, तो रिसर्च और मैथ्स भी कम लगेगी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में। मार्क ने सोनी टेलीविज़न के साथ मिलकर शार्क टैंक का फॉर्मेट डिज़ाइन किया, पर शो को यूनिक बनाने के लिए उन्होंने अमेरिकन बिजनेस कल्चर के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया, जिसमें रिस्क टेकिंग और बोल्ड डिसीजन मेकिंग को हाईलाइट किया गया। अब एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, इसका नाम शार्क टैंक ही क्यों रखा गया? मतलब इसमें क्या बुराई थी? अच्छा ठीक है, मैंने नहीं तोड़ा या जिसने भी तोड़ा, थोड़ा हार्ड है प्रोनाउंस करने में, मगर ड्रैगन्स डेन तो सही नाम था। एक्चुअली नाम के पीछे एक सिंपल लॉजिक था। बिजनेस वर्ल्ड को समुद्र के एक डेंजरस इकोसिस्टम की तरह देखा गया, जहाँ सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव लोग सर्वाइव करते हैं। शार्क्स को पावर, स्ट्रेटेजी और रिस्क टेकिंग का सिंबल माना गया। इन्वेस्टर्स का रोल भी शार्क के जैसा था। वो बिजनेस डील पर एग्रेसिवली जंप करते हैं या उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। शार्क टैंक का फॉर्मेट देखने में सिंपल लगता है, पर एक्चुअली काफ़ी डिटेल्ड और स्ट्रेटेजिक है। शो में एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस आइडियाज़ को इन्वेस्टर्स के सामने पिच करना होता है। अगर इन्वेस्टर्स यानी शार्क्स इंप्रेस हो जाते हैं तो वो अपने फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। हर एंटरप्रेन्योर को एक लिमिटेड टाइम मिलता है जिसमें वो अपनी स्टोरी, प्रोडक्ट या विजन को सेल करता है। शार्क से क्वेश्चन का जवाब देना, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना और निगोशिएशंस करना एंटरप्रेन्योर की स्किल्स का असली टेस्ट होता है। ये शो एक रियलिटी चेक भी है कि किस तरह इन्वेस्टर्स अपने पैसों को वाइजली यूज़ करते हैं। शार्क टैंक का पहला एपिसोड 9 अगस्त 2009 को ABC चैनल पर टेलीकास्ट हुआ। फर्स्ट सीजन में शो ने एवरेज रेटिंग सीन की, पर इन्वेस्टर्स के काफ़ी बोल्ड डील्स और एंटरप्रेन्योर्स की कंपेलिंग स्टोरीज ने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब किया। शार्क टैंक USA ने धीरे धीरे एक नीश ऑडियंस से स्टार्ट करके एक मेन स्ट्रीम हिट का स्टेटस अचीव किया। एक चीज़ जो शार्क टैंक को डिफरेंट बनाती है वो है इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। शो ने सिर्फ टीवी की TRP नहीं बढ़ाई, बल्कि अमेरिका के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया। बहुत सारे बिजनेसेस जो शार्क टैंक में आए वो नेशन वाइड सक्सेसफुल बन गए। शार्क टैंक USA के फर्स्ट सीजन में ही कुछ डील्स काफ़ी आइकॉनिक बन गई। एक एग्जांपल है एविटा प्रीमियम वाटर, जिसमें शार्क्स ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, पर बाद में वो प्रोडक्ट काफ़ी सक्सेसफुल बना। दूसरी तरफ कुछ ऐसी डील्स हुई जिन्होंने कंपनी की किस्मत बदल दी, जैसे स्क्रब डैडी, एक क्लीनिंग स्पॉन्ज ब्रांड जो अब $multi-million कंपनी है। लेकिन हर सक्सेस के साथ फेलियर्स भी होते हैं। कई बार शार्क ने गलत इन्वेस्टमेंट किया और कई बार एंटरप्रेन्योर के एम्बिशियस आइडिया ही फेल हो गए। यही एक रियलिटी है जो शार्क टैंक को और भी ऑथेंटिक बनाती है। शार्क टैंक एक कल्चरल फिनोमिना बना और इसका रीज़न था इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। शो ने स्टार्टअप और इनोवेशन को एक हाउस होल्ड टॉपिक बना दिया। लोग अब सिर्फ बिजनेस शो देखते नहीं थे, बल्कि उनसे सीखते भी थे। शार्क टैंक USA की वजह से इन्वेस्टर्स का एक नया जनरेशन इमर्ज हुआ जो नए आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी हिस्ट्री है। 2009 में
जब शार्क टैंक यूएसए ने अपना सफ़र शुरू किया था तब इंडिया में भी स्टार्टअप कल्चर अपनी रूट्स फैला रहा था, मगर 2020 तक ऐसे किसी शो का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं आया था। और फिर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और ABC स्टूडियो के कोलैबोरेशन के बाद शार्क टैंक का कॉन्सेप्ट इंडिया में अडॉप्ट किया गया। शार्क टैंक इंडिया का कॉन्सेप्ट तो शार्क टैंक यूएसए से कॉपी किया गया था, पर इस शो को इंडिया की कल्चरल शेड के हिसाब से बनाया गया था। इस शो में मेन 6 शार्क थे: अमन गुप्ता, विनीता सिंह, अश्नीर ग्रोवर, नमिता थापर, पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल। ये शार्क न सिर्फ अपने बिजनेस अवेयरनेस के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड बिजनेस नॉलेज को देखकर एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। 2021 में शार्क टैंक इंडिया का पहला सीज़न लॉन्च किया गया और ये शो इंडिया में एक ह्यूज हिट बन गया। इस शो का इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि ये ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट कर रहा था, बल्कि पूरे देश में एक नए बिजनेस रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। पहला सीज़न आने से पहले ही शार्क टैंक इंडिया के टीज़र ने लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी थी, और जब फर्स्ट सीज़न एयर हुआ तो ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं बना, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन गया। शार्क टैंक इंडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां लोकल बिजनेस को नेशनल अटेंशन मिल रही थी और यंग एंटरप्रेन्योर को अपने आइडियाज़ को ग्लोबल शार्क के सामने पिच करने का मौका मिल रहा था। एंटरप्रेन्योर्स को अपने आइडियाज़ को पिच करने के लिए एक लिमिटेड टाइम मिलता था और उनको अपने वैल्यूएशन, बिजनेस प्लान और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को शार्क के सामने रखना पड़ता था। और शार्क्स अपने डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस पर नहीं लेते थे, बल्कि उनके अपने एक्सपीरियंसेस, नेटवर्क और बिजनेस एथिक्स के बेसिस पर लेते थे। इस फॉर्मेट के जरिए एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ फंडिंग नहीं मिलती थी, बल्कि उनको मेंटर्स मिलते थे जो उनके बिजनेस को स्केल करने में मदद करते थे। इसके अलावा शार्क्स की इन्वॉल्वमेंट से उनको बिजनेस स्ट्रैटेजी और रियल वर्ल्ड लेसन सीखने का मौका मिलता था। शार्क टैंक इंडिया के फर्स्ट सीजन में कई एंटरप्रेन्योर्स अपने यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के साथ शो में आए। कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर्स जो शो में आए, उन्होंने अपने बिजनेस को एक नई डायरेक्शन दी। इसका एक एग्जांपल है फाइंड, जिन्होंने अपने फैशन ई-कॉमर्स बिजनेस को शार्क के सामने पिच किया और उन्हें फंडिंग मिली। एक और मेमोरेबल पिच थी शोए कॉस्मेटिक की, जिसमें विनीता सिंह ने अपने स्टार्टअप को शार्क्स के सामने पिच किया और उनकी सक्सेस स्टोरी ने कई यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया। हर एंटरप्रेन्योर्स की कहानी एक अलग जर्नी थी और शार्क का इन्वॉल्वमेंट उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले गया। शार्क टैंक इंडिया ने अपने पहले सीजन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। सबसे पहली बात तो ये थी कि इस शो में इंडिया के ट्रेडिशनल बिजनेस माइंडसेट को चैलेंज किया। लोगों को ये समझ में आया कि रिस्क लेना और नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। शार्क टैंक इंडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म को काम किया जहां यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और पूरे देश को इंस्पायर करते हैं कि अगर उनके पास एक अच्छा आइडिया है तो उन्हें सपोर्ट मिल सकता है। ये शो ना सिर्फ बिजनेस को शोकेस करता था, बल्कि एक मोटिवेशनल जर्नी को भी दिखाता था, जहाँ एक तरफ शार्क टैंक ने इन्वेस्टर्स को नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ इंट्रोड्यूस किया, वहीं दूसरी तरफ ये शो एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप और सपोर्ट प्रोवाइड करता था, जो उनके बिजनेस को नए हाइट्स तक ले जाने के लिए ज़रूरी था। हर सक्सेसफुल टीवी शो के पीछे एक सॉलिड बिजनेस मॉडल होता है और शार्क टैंक भी इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। आज हम बात करेंगे कि कैसे शार्क टैंक एक शो होने के साथ साथ एक रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन है और कैसे इसके पीछे के नंबर्स और स्ट्रेटजीज काम करती है। एक तरफ एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग और मेंटरशिप मिलती है और दूसरी तरफ शार्क्स अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। पर इसका फ़ायदा सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स को नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर्स और स्पॉन्सर्स को भी होता है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शार्क टैंक की रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट राइट्स। शार्क टैंक को सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के अंडर बनाया गया है और ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होता है। ये पैसा TRP से जनरेट होता है। शार्क टैंक इंडिया एक पॉपुलर शो है और हाई TRP का मतलब है कि एडवर्टाइजर्स इस शो के टाइम स्लॉट के लिए ज़्यादा पे करते हैं। शार्क टैंक इंडिया के फर्स्ट सीज़न ने काफ़ी हाई TRPs अचीव किया, जो स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बन गया है। इंडिया में टीवी एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट पर सेकेंड 1 लाख रुपए तक जा सकता है और शार्क टैंक जैसे शो के लिए ये और ज़्यादा होता है। हर एपिसोड की 50-60 मिनट की ड्यूरेशन में एडवर्टाइजमेंट से एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट होता है। स्पॉन्सरशिप्स शार्क टैंक के रेवेन्यू का दूसरा बड़ा सोर्स है। हर सीज़न में 1 या 2 मेजर स्पॉन्सर्स होते हैं जो शो को फंड करते हैं। अनअकैडमी ने शार्क टैंक इंडिया की सीज़न 1 का स्पॉन्सरशिप लिया था। साथ ही फ्लिपकार्ट और फार्म इजी जैसे ब्रांड्स ने भी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की थी। मेजर स्पॉन्सर्स के अलावा शो के अंदर प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स भी होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के पिक्चर्स के बीच में स्पॉन्सर्स की लोगो और ब्रांडिंग प्रोमिनेंटली दिखाई जाती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक एक सीज़न के लिए एक मेजर स्पॉन्सर 30 करोड़ तक पे करता है। शार्क्स का इन्वेस्टमेंट भी इनडायरेक्टली शो का एक बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। जब शार्क किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका गोल होता है कि वो इन्वेस्टमेंट उन्हें फ्यूचर में रिटर्न्स दे, मगर हर पिक्चर्स के लिए शार्क्स अपने पर्सनल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, ना कि शो का बजट। एक सीज़न के दौरान शार्क्स एवरेज 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शार्क टैंक इंडिया सीज़न 1 के दौरान शार्क्स ने 42 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। इन इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न के जरिए शार्क्स अपने पर्सनल ब्रांडिंग और वेल्थ को ग्रो करते हैं, जो इनडायरेक्टली शो की पॉपुलैरिटी को भी बूस्ट करता है।
टेलीविज़न के अलावा शार्क टैंक का एक मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। शार्क टैंक इंडिया का कंटेंट सोनी लिव पर अवेलेबल है, जहां यूज़र्स सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर एपिसोड देखते हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि शो का रेवेन्यू ट्रेडिशनल टीवी से इंडिपेंडेंट हो जाता है। डिजिटल सब्सक्रिप्शंस और ऑनलाइन एड से एक और लेयर ऑफ इनकम क्रिएट होती है। यही मॉडल शार्क टैंक यूएसए के साथ भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, जो हुलू और अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। हर रियलिटी टीवी शो की तरह शार्क टैंक की भी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। एक सीज़न की प्रोडक्शन का एस्टिमेट कुछ इस तरह होता है। शार्क टैंक का आइकॉनिक सेट काफ़ी इलेबोरेटेड और डिटेल्ड है। इंडिया में इसके सेट का कॉस्ट लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए के आसपास होता है। कैमरा, लाइटिंग, एडिटिंग और साउंड के लिए एक हाईली स्किल्ड टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। शार्क्स को पर एपिसोड एक फिक्स्ड फीस मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स को 5 से 10 लाख रुपए पर एपिसोड पे किया गया था। शो के ट्रेलर्स और प्रमोशन कैंपेन के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। शार्क टैंक एक हाई कॉस्ट प्रोडक्शन शो होने के बावजूद काफ़ी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसका रेवेन्यू स्ट्रीम काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को काफ़ी ईजिली कवर कर लेता है। एक सीज़न का टोटल रेवेन्यू 100 से 150 करोड़ तक हो सकता है। प्रोडक्शन और मार्केटिंग की कॉस्ट 40 से 50 करोड़ तक होती है, जिसमें नेट प्रॉफिट 50 से 70 करोड़ की रेंज में होता है। शार्क टैंक का कोर कॉन्सेप्ट है बिजनेस वैल्यूएशन और इक्विटी। जब एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को पिच करते हैं तो उनका वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आस्क्ड डिवाइडेड बाय इक्विटी ऑफर्ड इनटू 100। एग्जांपल के लिए, अगर एक एंटरप्रेन्योर 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए 10% इक्विटी ऑफर करता है, तो उसका वैल्यूएशन होगा 50 लाख का इन्वेस्टमेंट जो उसने मांगा है डिवाइड बाय 10% जो वो अपनी कंपनी शेयर्स ऑफर कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल्स टू 5 करोड़, यानी उसकी कंपनी की मार्केट कीमत 5 करोड़ है। शार्क्स अपनी इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए मेनली 3 चीज़ देखते हैं। रेवेन्यू प्रोजेक्शन, यानी बिजनेस का 3 से 5 साल का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू क्या है। प्रॉफिट मार्जिन, यानी कितना % प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। स्केलेबिलिटी, मतलब क्या बिजनेस फ्यूचर में एक्सपेंड करने की कैपेसिटी रखता है। ये फैक्टर शार्क्स को हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि उनका पैसा कितना रिस्क और रिवॉर्ड लेकर आएगा। शार्क टैंक का बिजनेस मॉडल सिर्फ इंडिया या यूएसए तक सीमित नहीं है। ये शो अब 40 से ज़्यादा देशों में अडॉप्ट किया जा चुका है और हर कंट्री का अपना यूनिक वर्जन है। ये एक विन विन बिजनेस मॉडल शो है, क्योंकि इसके ज़रिए एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग और मेंटरशिप मिलती है। शार्क्स को अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और पर्सनल ब्रांडिंग का बेनिफिट होता है। प्रोड्यूसर्स और स्पॉन्सर्स के लिए ये एक हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर है। ऑडियंस के लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया के अंदर ले जाता है। मगर ये सच में एक विन विन बिजनेस मॉडल होता अगर ये अपने कोर प्रिंसिपल्स पर चलता। शार्क टैंक इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट और आउटस्पोकन शार्क अश्नीर ग्रोवर काफ़ी टाइम तक हेडलाइंस में रहे। भारत पे के को फाउंडर अश्नीर की स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट थी, लेकिन इसी वजह से उन्होंने कई बार नेगेटिव अटेंशन भी अट्रैक्ट किया। अश्नीर का अनफिल्टर्ड स्टाइल ऑडियंस के एक सेक्शन को पसंद आया, पर कुछ लोगों को लगा कि उनका बिहेवियर अननेसेसरीली र्यूड है। शो के दौरान उन्होंने कई एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ को बकवास या बेकार कहा, जिसका इम्पैक्ट उन एंटरप्रेन्योर्स के कॉन्फिडेंस पर पड़ा। शार्क टैंक की सक्सेस के बाद अश्नीर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे, भारत पे के इंटरनल डिस्प्यूट्स। कंपनी के फाइनेंशियल ऑडिट्स के बाद उन पर एलिगेशन लगी कि उन्होंने फंड्स का मिसयूज़ किया है। इसके बाद अश्नीर ने भारत पे छोड़ दिया और ये कंट्रोवर्सी उनके शार्क टैंक की इमेज पर भी असर डालने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने क्वेश्चन किया, क्या उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सीज उनकी क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। शार्क टैंक इंडिया को फॉर्मेट को लेकर एक मेजर क्रिटिसिज्म था शार्क के बायस और फेवरेटिज्म का। कुछ लोगों का मानना था कि शार्क उन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस या इंडस्ट्री के करीब होते हैं। एक और एलिगेशन ये था कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स को शार्क के साथ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का फ़ायदा मिला। कुछ केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया कि एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी शार्क के नेटवर्क का पार्ट थे, जिसकी वजह से उन्हें अनफेयर एडवांटेज मिला। कुछ व्यूअर्स ने यह भी नोटिस किया कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को शार्क से उतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितने मेल एंटरप्रेन्योर्स को। ये एलिगेशंस एक लार्जर डिबेट को जन्म देती है कि क्या स्टार्टअप इकोसिस्टम में जेंडर बायसनेस अभी भी एग्जिस्ट करता है। शार्क्स पर यह भी आरोप लगा कि वो कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स की आइडियाज़ को बिना उनके प्रॉपर एनालिसिस किए डिसमिस कर देते हैं। कुछ केसेस में शार्क्स ने एंटरप्रेन्योर को बस उनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल के बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया, जो अनफेयर लगता है। शार्क टैंक का एक कोर एलिमेंट है वैल्यूएशन और इक्विटी डील्स, लेकिन कई बार शो में ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि शार्क्स अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस पर निगोशिएशंस करते हैं या एंटरप्रेन्योर्स को उनकी राइटफुल वैल्यू नहीं देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर का कहना था कि उनके बिजनेस की वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए थी, लेकिन शार्क्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपए पर अंडरकट करने की कोशिश की। ऐसे केसेस में एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि शो का फोकस उनके बेनिफिट से ज़्यादा शार्क से प्रॉफिट पर है। शार्क्स का कहना है कि उनका काम है रिस्क एनालिसिस करना और वो हमेशा मार्केट रियलिटीज़ के हिसाब से वैल्यूएशन देते हैं। लेकिन ये डिबेट अब भी चल रही है कि क्या वैल्यूएशंस और इक्विटी डील्स सच में एंटरप्रेन्योर्स के फेवर में होती है या नहीं। रियलिटी शोज़ का एक और कॉमन क्रिटिसिज्म होता है
कि वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट और ड्रामा के लिए स्क्रिप्टेड होते हैं। शार्क टैंक इंडिया को लेकर भी ये सवाल उठाया गया। कुछ व्यूवर्स का मानना था कि एंटरप्रेन्योर्स के पिक्चर्स को हैवीली रिहर्स कराया जाता है, जो शो की ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करता है। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर का कहना था कि उनसे कहा गया कि वो अपनी इमोशनल बैक स्टोरी को ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सके। शार्क टैंक इंडिया के फर्स्ट सीज़न में कुछ एपिसोड्स में शार्क के बीच के आर्गुमेंट को अननेसेसरीली हाईलाइट किया गया, जो एक एंटरटेनमेंट गिमिक लगता है। क्रिटिक्स का कहना था कि शो का असली फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पर होना चाहिए, ना कि ड्रामा पर। एक और कंट्रोवर्सी थी शार्क की फ़ीस को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक शार्क को एक एपिसोड के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक पे किया जाता है। ये सवाल उठता है कि क्या शार्क्स अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जेन्युइन पैशन के बेसिस पर लेते हैं या उनका मेन मोटिव शो की फ़ीस होती है। सोशल मीडिया पर यह डिस्कशन हुई कि शार्क्स अपने पर्सनल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें शो के लिए फ़ीस लेना क्यों ज़रूरी है। ये एक मिक्स रिएक्शन को जन्म देता है, जहाँ लोगों का कहना था कि फ़ीस लेना शो को एक कमर्शियल वेंचर जैसा बनाता है। शार्क टैंक इंडिया की डील्स में ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी कंट्रोवर्सीज हुई। ऑडियंस को शो के बाद डील्स की एग्जैक्ट स्टेटस के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं मिली। कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने बाद में डिस्क्लोज किया कि उनके शार्क टैंक पर हुई डील्स ऑफ कैमरा फाइनलाइज नहीं हुई, यानी कि ऑन स्क्रीन जो कमिटमेंट्स दिखाई गई थी वो रियल लाइफ में कभी हुई नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑन कैमरा सीजन 1 में करीब 67 डील्स हुई थी, मगर शो के बाद सिर्फ 27 ही फाइनलाइज हुई। शार्क का कहना है कि ब्रेक के दौरान कई बार पता चलता है कि एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस क्लेम्स एक्यूरेट नहीं है, इसी वजह से डील्स कैंसिल हो जाती हैं। पर फिर भी ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑडियंस के ट्रस्ट को इम्पैक्ट करती है। अश्नील ग्रोवर के ब्लंट कमेंट्स और अमन गुप्ता की कोई के रिमार्क वायरल मीम्स बन गए, पर कई मीम्स एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ का मजाक उड़ाने लगे, जो लोगों को ऑफेंसिव लगा। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने शो की पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट किया, पर कुछ लोगों का कहना था कि शार्क टैंक सिर्फ एंटरटेनमेंट बन गया है और इसका रियल पर्पस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना नहीं रहा। शार्क टैंक इंडिया की कंट्रोवर्सीज़ ने न सिर्फ शो को क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि एक हेल्दी डिस्कशन को जन्म दिया कि कैसे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बेटर बनाया जा सकता है। हर कंट्रोवर्सी के साथ एक लेसन अटैच्ड है, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो, जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो या शार्क्स के बिहेवियर का एनालिसिस। इन्हीं कंट्रोवर्सीज़ की वजह से शार्क टैंक इंडिया का इम्पैक्ट और भी बड़ा होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव को जन्म देता है। आगे चल के ये कंट्रोवर्सीज़ शायद एक बेटर और मोर रिफाइंड शो के लिए रास्ता बनाएंगी। बस मेकर्स को लोगों के फीडबैक को प्रॉपरली लेने की देर है, और शो को बिजनेस ओरिएंटेड बनाना एक एम होना चाहिए, वरना ड्रामा तो इंडियन टीवी सीरियल में कम है क्या, जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ के इसको देखने आए।